नमस्कार दोस्तों, दिस साइड और विजय है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। 20 मिनट की सीरीज जिसमें हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे इसमें, और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। चैप्टर जो है पहले से ही अपलोड है पूरी वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन क्विक रिवीजन में आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ समझाने की कोशिश करी जाती है कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर सब पे अवेलेबल है। और आप अगर टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको स्पेशल नोट्स जो होते हैं चैनल की तरफ से वो मिलते हैं, तो ज़रूर जाके ज्वाइन होने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो इस चैप्टर की कहानी पूरी तरीके से 600 बीसी से लेके 600 सीई बोले तो एडी के टाइम पीरियड की बात है। 600 बीसी के टाइम पीरियड पे मेन यहाँ पे मौर्यन एम्पायर डिस्क्राइब करा गया बुक के अंदर अच्छी तरीके से। दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी बताने की कोशिश करी गई है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम इसी के बीच में अर्ली स्टेट और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी या जो भी चीज़ें हुई थी वो बताने की कोशिश इसमें करी जाएगी। अब क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया कि 600 बीसीई यानी कि 6th सेंचुरी बीसीई के टाइम पीरियड में ऐसे क्या क्या बदलाव हुए थे जो हमारे लिए जरूरी है। नंबर 1, ऋग्वेद जैसी चीजें कंपोज करी गई थी। पेस्टोलिस पॉपुलेशन आई थी, चारावाई आबादी थी वो हमें देखने को मिली थी। एग्रीकल्चर सेटलमेंट, ऑफ कोर्स इंसान पहाड़ों से उतर के जमीन पे आ गया था और गुफाओं से निकल के खेती करने लग गया था, तो ये जरूरी था। दूसरा, यहाँ पे मेगालिथिक एज हमें देखने को मिलना चालू हो गया था। मेगालिथिक एज का मतलब सिंपल सा ही बताया गया कि जब इंसानों ने पेड़ों से हटके पत्थरों का घर बनाने ये लोग लग गए थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट, नए राजा और नए राज्य बनने की शुरुआत 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हो गई थी और ये टर्निंग पॉइंट था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता लगभग क्या कहते हैं 1900 बीसी के टाइम पीरियड तक खत्म होना चालू हो गया था। और उस टाइम पीरियड के बाद लगभग 1000 का टाइम पीरियड ऋग्वेदा का बताया जाता है। उसमें वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज इसके बारे में डिस्क्राइब करा गया। बुक में इतना डिटेल में नहीं है पर मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा था। दूसरा, अगर हमें समझ में आता है कि इतने सारे जो हम चीज़ें बता रहे हैं कि 600 बीसी के टाइम पीरियड पे नए राजा, नए डायनेस्टी, नए इलाके आए थे, तो उसके सबूत क्या है? सबूत हमें सिलेक्टेड ही मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन कुछ लिखा हुआ, कुछ टेक्सेस जिन्होंने कुछ लिखा होगा, कुछ सिक्के कोई राजा ने जलाए होंगे। दूसरा, विजुअल मटेरियल, किसी ने महल बनाया होगा, घर बनाया होगा, नदियाँ बनाए होंगे, झरने बनाएंगे। उन सबसे हमने सही कंपाइल करके सही कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने इतिहास को क्रिएट करा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, टर्निंग एज अगर हम बताते हैं कि ये वाला इसीलिए क्योंकि आयरन का यूज हुआ, कॉइनेज चला इस टाइम पीरियड पे, और नए स्टेट्स एंड सिटीज के डेवलपमेंट होने चालू हो गए। और यहाँ पे नए धर्म बने, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म बहुत पहले से था लेकिन नए धर्म आने चालू हो गए थे इस टाइम पीरियड के अंदर। और ऑफकोर्स ये हड़प्पा सभ्यता से लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1000 साल बाद की बात हो सकती है या उससे भी ज़्यादा। अब क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन जनपदास के बारे में यानी कि महाजनपदास के बारे में क्रिएशन बताया गया और 16 महाजनपदों के बारे में इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। तो आप इसे कहीं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मत समझ लेना क्योंकि उसमें भी 16 साइट्स बताई गई थी, लेकिन और भी साइट्स तो खैर मिल रही है हड़प्पा की, लेकिन इसमें 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों को अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो इनकी लोकेशन अलग अलग है। दृष्टि IAS की वेबसाइट पे आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये आपके CBSE बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन फ्यूचर तैयारी करते हैं तो वो उसके लिए है। अब क्योंकि सारे महाजनपद, जितने भी महाजनपद हैं, उन सभी महाजनपदों की एक स्पेशल खासियत हुआ करती थी। जैसे हर महाजनपद के अंदर या तो कोई राजा राज करता था या ग्रुप्स ऑफ पीपल वहाँ पे राज किया करते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर महाजनपद, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का CM होना ज़रूरी है, गुजरात का CM होना ज़रूरी है। ऐसे ही हर महाजनपद के अंदर एक राजा या बहुत सारे गणs हुआ करते थे, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल राज किया करते होंगे। दूसरा, हर किसी साम्राज्य यानी कि हर किसी जो क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं जो भी टेरिटरी है उसको अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड करना, यानी कि राजधानी को पूरी तरीके से किले बंद कर देना, वो हर किसी महाजनपद के अंदर हम देखते थे। दूसरा, हर किसी महाजनपद के अंदर उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके सिपाही, उनके जनरल, उनकी आर्मी हुआ करती थी, ताकि ऑफकोर्स वो दूसरी कंट्री से अगर लड़ने जाए, दूसरे महाजनपदों से लड़ने जाए तो उनके पास अपनी खुद की आर्मी होनी चाहिए। दूसरा, उस टाइम पे हर किसी स्टेट्स को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून हुआ करते थे। उन्हें हम क्या कहते हैं मापदंड बोलते हैं, मानदंड बोलते हैं, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग चलाए जाते थे। पूरे के पूरे क्या कहते हैं राज्य को चलाने के लिए, महाजनपदों को चलाने के लिए टैक्सेस की जरूरत होती थी, तो इसलिए राजा जो था टैक्स का सिस्टम किया करता था। तो ऐसे सभी 16 महाजनपदों में था,
सारी ये खासियत 16 महाजनपदों में थी, लेकिन आपकी बुक के अंदर सभी महाजनपदों को डिस्क्राइब ना करते हुए उस महाजनपद के ऊपर स्पेशल फोकस करा गया है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो है आपका क्या, वो है आपका मगध। अब मगध जो है ना, मगध, अगर आप मगध की बात करें तो मगध शुरुआती समय से हरियंका डायनेस्टी के अंडरटेकिंग में आता था। आपकी बुक में लास्ट नंदा डायनेस्टी के बारे में बताया गया है और बुक में ज्यादातर मौर्य डायनेस्टी के बारे में एक्सप्लेन करा गया, लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं बिंबिसारा मानी कि बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके सबूत हमें कई जगहों पे मिले हैं। हाथी गुफा भुवनेश्वर की केव के वहां पे आसपास हमें इसके सबूत देखने को मिले हैं, लेकिन हाल फिलहाल अगर हमें देखना है तो हमें हरियंका डायनेस्टी, शुशुल्का डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी इसके बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है और ना ही यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। यहाँ पे मेन आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है कि मौर्य डायनेस्टी जो थी उसके अंडरटेकिंग में ये महाजनपद इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मगध एक इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक ठाक था, वहाँ पे आयरन माइनिंग थी और इसकी वजह से लोहा हथियार बन जाता था, एलिफेंट वहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते थे आर्मी के रूप में। दूसरा यहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी होती थी, इसलिए मगध इंपॉर्टेंट था। बुद्धिस्ट, जैनिज्म, इनके बहुत सारे हमें सबूत मगधा के अंदर ही ज़्यादा मिले हैं। और मगध के अंदर मौर्य डायनेस्टी से पहले भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी राजा यहाँ पे रह चुके हैं, महापद्मनंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये सारे रह चुके हैं। तो इसीलिए मगध इसलिए इंपॉर्टेंट था चौथी से छठी शताब्दी के बीच में। लेकिन कहानी बहुत बड़ी है, इसीलिए आपको सिंपल सा बस ये समझना है कि नंदा डायनेस्टी के जो घनानंद थे उनका युद्ध होता है चंद्रगुप्त से और चंद्रगुप्त जीत जाते हैं और वो पूरी तरीके से मौर्य डायनेस्टी के ऊपर राज करने लग जाते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके सबूत हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरीके से जीत लेता है और नंदा डायनेस्टी खत्म हो जाती है और पूरी तरीके से यहाँ पे जो नियंत्रण था वो पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का आ जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे आते हैं, फिर उनके बेटे आते हैं, इसलिए टेरिटरी जो 16 महाजनपदों वाली थी वो सारे जीतते जीतते अशोक जीतता चला जाता है। इसलिए बहुत सारे राजा नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन एम्पायर 150 साल तक पूरे भारत पर राज करता है। इसीलिए मौर्य डायनेस्टी हमारे लिए जरूरी है, दूसरी डायनेस्टी हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब मौर्य डायनेस्टी के बाद अशोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार यहाँ पे आता है, ये आप देख सकते हो। कहीं कहीं बुक में ये मेंशन है कि बर्मा से लेके ईरान तक इन्होंने जीता था, कहीं अफगानिस्तान, बलूचिस्तान लास्ट बताया गया। तो आंकड़ों पे मत जाइएगा, बस इतना जानने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है और मौर्य डायनेस्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो अशोक इंपॉर्टेंट है। अब इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें मौर्य डायनेस्टी के ज़्यादा सबूत मिले, जैसे कि अशोक के इंस्क्रिप्शन, अशोक हर चीज लिखवाया करता था। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल का एक राजदूत था जो ग्रीक से आया था और उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, इसके सबूत हमें मिले हैं। दूसरा कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य, उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र हमारे लिए जरूरी है। और बुद्धिस्ट, जैन और पौराणिक कथाएं, जो पौराणिक ग्रंथ जो अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में और सभी लोगों के बारे में बताते हैं, इसलिए ये चार चीजें हमें ज्यादातर मौर्यन एम्पायर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अशोक जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट राजा इसीलिए था क्योंकि उसने एक वॉर लड़ा था, कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर 261 बीसी के टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 साल बाद लड़ा था। उस युद्ध के लड़ने के बाद वो पूरी तरीके से बदल गया, इसलिए उसने एक धम्मा नाम का सिद्धांत बनाया। धम्मा कहा जाता है अशोक वेदना की बुक में, जो क्या कहते हैं आपके बुद्धिस्ट के डिसाइपल्स के द्वारा लिखी गई थी। उसमें बताया गया किस तरीके से जो राजा था एक इतना निरंकारी, निरंकारी कह रहा मतलब इतना था निर्दयी, जो क्या कहते हैं अशोक था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ युद्ध के बाद। इसीलिए उसने धम्मा नाम के 5 प्रिंसिपल बनाए, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ब्राह्मण का सम्मान करना, स्लेव्स और सर्वेंट्स के लिए काइंड रहना, दूसरों को धर्मों का सम्मान करना। इवन उस व्यक्ति ने अपने इस धम्मा प्रिंसिपल को फैलाने के लिए महामत्ता स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करे, इसीलिए ये डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, कैप्चर करा हुआ है, तो पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफकोर्स हुआ करते होंगे। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और स्वर्णगिरी इनके मेन सेंटर हुआ करते थे, जहां से लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये सब जो आज के टाइम पीरियड पे होता था वो उस टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो चुका था, इसका सबूत हमें मिला है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमेटी और सब कमेटी का क्या काम होता था वो आपको जानना जरूरी है, ताकि हमें समझ में यह आ सके कि किसको कितना काम युद्ध के टाइम पीरियड पे और युद्ध के बाद दिया जाएगा, इसलिए जरूरी था। अब अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य चलाया हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य जीता हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए लोगों को हम्बल रखना पड़ेगा, इसलिए उसने धम्मा की एस्टैब्लिशमेंट करी और इवन अपने बेटे बेटियों को भी कहा कि ये इसका आप प्रचार करने के लिए दूसरे इलाके में जाइए। तो इतना ही अशोक के बारे में। अगर ज़्यादा आपको कलिंगा वॉर के बारे में समझना है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कलिंगा युद्ध का इतिहास, हमने एक वॉर की सीरीज अलग से निकाली हुई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और समझ में आ जाएगा।
बाकी ग्रेट रूलर तो था ही वो, क्योंकि कलिंगा के बाद उसने पूरी तरीके से क्या कहते हैं अपना हृदय परिवर्तन करा, ये तो हमें पता है, इसने सारा धर्म वम निकाला था, ठीक है। अब मौर्यन एम्पायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्पेशल लैंडमार्क है जिसने ऐसा एम्पायर जो भारत के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचा हुआ था और उसने टेरिटरी कैप्चर करी हुई थी, 150 साल तक चला था, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इतने इलाकों तक था, और दूसरा कितनी जगहों पे इसके हमें लैंडमार्क देखने को मिले। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होगा नोट पे, सिक्कों पे, अशोक चक्र पे, हमारे तिरंगे पे, सभी कुछ हमें अशोक से रिलेटेड चीजें मिलती है या मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड चीजें मिलती है। अब ऐसा ये तो है कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर खत्म होता है, अब यहाँ पे उसके बाद सुंग डायनेस्टी, कवन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, उसके बाद चेरा, चोला, पांड्या, ये सारी डायनेस्टियाँ आती है। लेकिन दोस्तों इतना कुछ हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल सा बस ये समझना है कि यहाँ पे इतनी सारी डायनेस्टियाँ आई थी। तो जब भी मैंने कहा कि 600 BC से लेके 600 CE के टाइम पीरियड पे भी हमें समझना होगा कि ज़्यादातर डिटेल्ड हमारी बुक में क्या कहते हैं मौर्य के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताया गया। और गुप्ता के बारे में ये बताया गया कि गुप्ता कहीं ना कहीं कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाण लोग चाइना से आए थे और मथुरा के आसपास आके बसे थे, और ये जो गुप्ता लोग हुआ करते थे उनके सामंत हुआ करते थे, मतलब साम्राज्य चलाने में मदद किया करते थे। लेकिन श्रीगुप्त ने कुषाण के लास्ट राजा को हत्या करके गुप्ता डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर दी, और इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हुई। और यहाँ पे साउथ के अंदर नए किंग और किंगडम्स एमर्ज होने लगे थे, चेरा, चोला, पांड्यास, और इनके बारे में तमिल संगम ग्रंथ के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। और ये लोग समय समय पे अपने टाइटल्स अलग अलग लिया करते थे, जैसे कि कुषाणों ने अपने बारे में सिक्के चलाए, स्क्रप्चर चलाए। पहले कुषाण ही लोग थे जिन्होंने सिक्कों को जारी करा था, और नाम वाले सिक्के इंडो ग्रीक के लोग जो बाहर से हमारी कंट्री में आए थे उन लोगों ने स्टार्ट करे थे। कुषाण हो या आपके क्या कहते हैं गुप्ताज हो, कुषाण मैंने कहा था कि कुषाण जो है गुप्ता के पहले वाले पीरियड में आते हैं, और कुषाणों ने बहुत अच्छे काम किए थे, सिक्के चलाए थे, इसलिए वो अपने आप को देवतुल्य बोलते थे, सन ऑफ गॉड बोलते थे, और ये एक स्पेशल टाइटल हुआ करता था। कुषाणों के सभी राजाओं में से कनिष्क के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिली है, इसीलिए ये यूपीएससी, पीएससी, सीबीएसई सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसीलिए कुषाण के बारे में हमें जाना जरूरी है। अब कुषाण के बाद क्या कहते हैं यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी आती है, और गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत बड़ी टेरिटरी को जीतती चली जाती है, और काफ़ी लंबे समय तक गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड चलता है। गुप्ता डायनेस्टी 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में थी, लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, सभी चीज़ हमें गुप्ता डायनेस्टी के सबूत मिले हैं। गुप्ता डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जो हमारे इंडिया के अंदर स्वर्ण काल बोला जाता था, सोने का जिस समय हम बोलते चिड़िया, वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ही थी। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमारे एक समुद्रगुप्त थे जो उन्हीं के एक राजा थे नंबर में, और उनके बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति से ये जानने को मिलता है कि वो उस समय पे भारत के नेपोलियन थे जिन्होंने बहुत सारी टेरिटरी को अनेक्स करके जीतने की कोशिश करी थी। हालांकि अशोक जितना तो नहीं जीत पाए, लेकिन जीती थी। अब ये सारी चीज़ें हमें पंचतंत्र, जकार्ता है ना, जातक होती है ना, जातक कथाओं से, इनसे हमें देखने को मिलती है। लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने समय समय पे इनको स्टोर करके रखने की कोशिश करी थी। अब इसी ड्यूरेशन पे एग्रीकल्चर भी बढ़ा था। एग्रीकल्चर के टाइम पीरियड पे देखो तो लोहा उस समय पे नहीं था, लेकिन बाद में लोहा आ गया था। शुरुआती समय में लकड़ का इस्तेमाल होता, लेकिन जब लोहा आ गया तो हमारे इलाके जो है अच्छा खासा हम प्रोडक्शन करने लग गए, और हम लोगों ने एग्रीकल्चर अच्छा करा। प्लेन सरफेस पे भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर करा, और जो माउंटेनियन वाले इलाके हुआ करते थे वहाँ पे हम कुदाल से खेती किया करते थे। तो जहाँ जहाँ पे सेमी डायरेक्ट जोन था, जहाँ जहाँ पे पानी अवेलेबल हो जाता था, वहाँ पे खेती ठीक ठाक हो जाती थी। अब यहाँ पे रूरल रियलिटीज़ अलग अलग बताए गए हैं। बताया जाता है पाली ग्रंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि पाली भाषा के अंदर जो बुद्धिस्ट लोगों ने लिखी थी, बताते थे समाज में 3 वर्ग हुआ करते थे। लेकिन यहीं पे साउथ के अंदर अगर बताया जाए तो तमिल संगम ग्रंथ उन्हीं 3 लोगों को अलग नाम से पुकारा करते थे। तो नामों में चेंजेस है और कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। उसके बाद लैंड ग्रांट्स की बात करी जाए, जमीन का बहुत हिस्सा राजा के अंडर कंट्रोल में आता था, और समाज के अंदर 4 टाइप की वर्ण व्यवस्था चल रही थी। 4 टाइप की वर्ण व्यवस्था के अंदर बताया जाता था कि हमें क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको लैंड ग्रांट करना सही बात हुआ करती होगी। अब लैंड ग्रांट जरूरी नहीं थी कि ब्राह्मण को ही किया जाता होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी लैंड ग्रांट देखने को मिला है, जिसका सबूत हमें पाली, तमिल और संस्कृत दोनों ही चीज़ों में देखने को मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रभावती गुप्ता का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उनको स्पेशल लैंड ग्रांट हुआ था। उसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन वो चीज़ हमने अलग से देखनी होगी। अब यहाँ पे मेन ये कि ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट्स दिया जाता था उन्हें कहा क्या जाता था, अग्रह कहा जाता था। अग्रह इसलिए कहा जाता था कि लोगों का ये मानना था कि ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट करेंगे तो शायद से एग्रीकल्चर लैंड जो होगा वो और बढ़ सकता है। और लोगों का ये मानना था कि किंग अगर लैंड ग्रांट करता था ताकि समाज के अंदर वो अपना और बेस स्ट्रॉन्ग कर सके, वगैरह वगैरह, अपने आप को सुप्रीम दिखा सके, है ना, और अपनी पावर को बचा सके।
अब इस हिसाब से शहरों को उनके काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। ये तो खैर चाहे आप अशोका के टाइम पे ले लीजिए, चाहे आप गुप्तास के टाइम पे ले लीजिए, नए शहर हो, अर्बन सोसाइटीज़ बनेगी, नए रूरल एलाइटीज़ आएंगे, मतलब समाज के अंदर अलग अलग ग्रुप के लोग बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती चली जाएगी, अलग अलग टाइप के लोग हमें देखने को मिलते चले जाएंगे, है ना। ये चीज़ तो है। लोगों को लैंड ग्रांट किया जाता था, इसके वोटिव इंस्क्रिप्शन भी हमें मिले, सबूत हमें मिले हैं। और यहाँ पे मेन था ट्रेड क्या दूसरे हिस्सों पे होता था? ऑफकोर्स दूसरे हिस्सों पे भी ट्रेड देखने को मिलता था। ट्रेडर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आते थे, चाहे वो पैदल हो, चाहे वो मर्चेंट हो, और चाहे वो अपने गाय बैल घोड़े को लेके आते होंगे। तो ऑफकोर्स दूसरे हिस्सों पे भी ट्रेड हुआ करता था। ट्रेडों में ये लोग मसाले, हाथी दांत, कपड़े, औषधि पौधे, इन चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेड किया करते होंगे। राजा ने समय समय पे अपने सिक्कों को क्रिएट करा था। कोई राजा अपने नाम और छवियों के बनाता था, कोई राजा अपने सोने के सिक्के बनाता था, कोई राजा क्या कहते हैं कॉपर के, कोई सिक्के क्या कहते हैं कांच के सिक्के बनाए जाते थे। समय समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिक्के बनाए थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि शुद्ध गोल्ड के कॉइन हमें गुप्तास के टाइम पीरियड पे मिला था, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ साथ सोने के सिक्के खत्म होने लग गए, शायद से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इसीलिए वेस्टर्न रोमन एम्पायर से कनेक्शन खत्म हो गया, इसीलिए शायद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पहले होता था, अब नहीं होता होगा, इसीलिए खत्म हो गया। और साथ में कहीं ना कहीं इससे समाज की प्रॉस्पेरिटी पे भी फर्क पड़ रहा होगा कि सोने में ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सोना खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए सोने के सिक्के बंद कर दिए गए होंगे। लेकिन हमारे सबूत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सबूत के लिए इसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि जेम्स प्रिंसेप को जब ये सोने के सिक्के मिले या दूसरे कॉइन्स मिले, तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कौन सी डायनेस्टी के हो सकते हैं। तो शुरुआती समय में तो जेम्स प्रिंसेप को पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को काफी समय के बाद स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्राह्मणी लिपि अशोक के टाइम पीरियड पे इस्तेमाल होती थी, और खरोष्टी लिपि जो थी, जो लोग बाहर से आए हुए थे वो लोग खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे डेसिफर करने वाले पहले व्यक्ति 1838 के अंदर जेम्स प्रिंसेप थे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को काफी अच्छे तरीके से समझने में हमारी मदद करी। काश ये हड़प्पा सभ्यता की भाषा को भी समझ पाते। शुरुआती समय में इनको भी दिक्कत हो रही थी समझने के लिए, उन्हें समझ में आता कि शायद से पुरानी देवनागरी लिपि हो या संस्कृत लिपि हो, लेकिन बहुत स्टडी करने के बाद इन्होंने इसको काफी अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लिया। इन्होंने सिक्कों के ऊपर देवन प्रियम और साथ में क्या कहते हैं प्रियदसी जय चीजें देखी। इसका मीनिंग आप देख सकते हैं अलग अलग है, और ये सबूत इन्हें अलग अलग जगहों पे देखने को मिले। अब जो भी इंस्क्रिप्शन इन्हें मिलते थे उसकी लिमिटेशंस होती थी, क्योंकि समय के साथ वो खराब भी हो गए होंगे, तो उनका मीनिंग निकाल पाना बहुत मुश्किल है। एक हिस्सा मिल गया, दूसरा हिस्सा नहीं मिला, तो उसका सही सबूत कैसे बनेगा? एग्जैक्टली मीनिंग निकाल पाना बहुत मुश्किल होता था, सही आइडिया निकाल पाना बहुत मुश्किल होता था। तो ये बहुत सारे रीजन होते थे। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है जो मेन चैप्टर का निचोड़ आपको बताने की कोशिश करी गई है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।